गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर और सब्जेक्ट है अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग और ये लेक्चर नंबर है 105 नंबर का है। कौन सा है? 105 नंबर का ये लेक्चर है। इससे पूर्व वाले लेक्चर में यानी कि 104 नंबर के लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी किसके बारे में? बंगाल शैली के बारे में, बंगाल शैली की चित्रकला के बारे में, जिसमें अपन ने चर्चा की उसके प्रमुख चित्रकार और मूर्तिकार के बारे में। और साथ के साथ में ये बताया गया था कि बंगाल में पढ़ाई करने के बाद में जो ये चित्रकार और मूर्तिकार आगे चलकर किन किन स्थानों पर जाकर प्राचार्य पद पर इन्होंने कार्य किया और वहाँ जाकर अपनी बंगाल शैली की स्टाइल थी उसे आगे बढ़ाया, अर्थात उसका प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी बंगाल शैली के चित्रों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी और किन विशेषताओं के कारण इस बंगाल शैली को पहचाना जाता था। ये सारी चर्चा अपन ने पिछले लेक्चर में कर ली थी और आज अपन चर्चा करेंगे बंगाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में, जिनका नाम है अवनींद्रनाथ ठाकुर। ये बंगाली चित्रकार थे और इन्होंने बंगाल के अंदर एक पुनर्जागरण प्रारंभ किया, जिससे अपने भारत की जो चित्रकला है वो आगे बढ़ी, भारतीय चित्रकला को बढ़ने का अवसर मिला। इससे पूर्व यहाँ पर पाश्चात्य शैली यानी कि यूरोपीय शैली का प्रभाव था। अंग्रेज लोग यहाँ पर क्या करते थे, अपनी स्टाइल से यहाँ पे चित्रकारी करते थे और यहाँ के जो चित्रकार और मूर्तिकार थे उनका क्या होता था, शोषण होता था। वो लोग दुखी रहते थे क्योंकि सस्ते दामों पर यहाँ पर पेंटिंग ये खरीदते थे, वहाँ से वो ऑर्डर लेके आते थे अपने देश से और यहाँ पर चित्रकारों से बनवाते थे। इस कारण से सस्ते दामों पर लेते थे और कई बार तो ऐसा होता था मना कर देते थे चित्र बनाने के बाद में। यदि एक चित्र को बनाने में किसी चित्रकार को 5 दिन लगते हैं, 5 दिन की उसकी मेहनत बेकार जाती थी, उसके कलर ब्रश का खर्चा भी बेकार हो जाता था। इस कारण से शोषण हुआ, लेकिन लोगों ने, चित्रकारों ने, मूर्तिकारों ने इकट्ठा होकर एक पुनर्जागरणकालीन आंदोलन चलाया जो क्या हो गया था, सफल हो गया था। इस आंदोलन में एक अंग्रेज जिसका नाम ईवी एवेल था, जो 1884 ईस्वी में मद्रास कला महाविद्यालय में प्राचार्य थे और 1896 ईस्वी में कहाँ पर आ गए थे, ये आ गए थे कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में। यहाँ आकर इन्होंने प्राचार्य पद पर कार्य किया और इन्होंने किनको, अवनींद्रनाथ टैगोर को क्या किया था, कला शिक्षक बना दिया था। उसके बाद में नंदलाल बसु भी अपन पढ़ेंगे। नंदलाल बसु भी अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों में माने जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज बंगाल शैली का प्रमुख चित्रकार जिसका नाम है अवनींद्रनाथ ठाकुर और इनको अवनींद्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं। ये ठाकुर परिवार से थे। तो आइए चर्चा करेंगे चित्रकार। मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पर जिससे याद रहेगा। बंगाल शैली के चित्रकार और इनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर कोष्टक में ठाकुर। अब कभी कभी बीच बीच में अवनी भी आएगा नाम, अवनी, तो समझ जाना आप अवनी का नाम, अवनी नाम किसका है, अवनींद्रनाथ टैगोर का ही है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे इनके जन्म के बारे में, फिर इनकी प्रारंभिक शिक्षा, फिर इनके पारिवारिक संबंधों के बारे में भी अपन चर्चा कर लेंगे, फिर इनकी कला शिक्षा के बारे में, इन्होंने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी और इन्होंने किन कलाकारों से चित्रकारी सीखी, किस किस मीडियम में सीखी, अर्थात इन्होंने वॉश पेंटिंग किससे सीखी, वॉश टेक्निक किससे सीखी, पेस्टल कलर की पेंटिंग बनाना किससे सीखा, एक्रेलिक किससे सीखा, ऑयल किससे सीखा, यानी कि जो भी इन्होंने अलग अलग माध्यम मीडियम प्रयोग में लिए वो किस किस से सीखे थे, किन किन को इन्होंने गुरु बनाया था,
और लास्ट में जाके ये स्वयं गुरु बन गए। इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे और उन शिष्यों ने आगे जाकर कौन महानता का कौन सा कार्य किया, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कोई भी संस्थान का निर्माण किया होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे इनके प्रमुख चित्रों की, इनकी प्रमुख प्रदर्शनियों की, इनके प्रमुख सम्मान व पुरस्कार के बारे में, और लास्ट की लाइन में अपन चर्चा करेंगे इनके देहांत के बारे में, क्योंकि जिसका जन्म हो गया उसका मरण संभव है। तो चर्चा करते हैं, आइए इनके जन्म के बारे में। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं जन्म से। जन्म, देखो इनका जन्म 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी को कब हुआ था? अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त कब हुआ था? 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी को, सन 1871 ईस्वी को। और उस दिन 7 अगस्त 1871 को, उस दिन क्या था? जन्माष्टमी थी। क्या थी? जन्माष्टमी। ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन, कौन से दिन? जन्माष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल के जोड़ासांको प्रांत में एक ठाकुर परिवार के घर में हुआ था। तो लिखेंगे जन्माष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल में, एक तो पूर्वी बंगाल और एक पश्चिम बंगाल, तो पूर्वी बंगाल में जोड़ासांको नामक स्थान पर, जोड़ासांको नामक स्थान पर एक ठाकुर परिवार के घर में हुआ था। जोड़ासांको नामक स्थान पर एक ठाकुर परिवार के घर में हुआ था। दोबारा सुनेंगे। अपन चर्चा कर रहे हैं बंगाल शैली के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में और चर्चा कर रहे हैं इनके जन्म के बारे में। तो देखिए इनका जन्म, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी को। ये बहुत मोस्ट है कि 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी का दिन भले ही आप याद मत रखना, लेकिन 7 अगस्त को भी भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सन आपको याद रहनी चाहिए। 7 अगस्त सन 1871 को, तो ये 71 है, 1871 ये मोस्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल में 2 क्षेत्र लगते हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो इनका जन्म पूर्वी बंगाल में जोड़ासांको नामक स्थान पर, पूर्वी बंगाल में एक स्थान का नाम है जोड़ासांको। तो जोड़ासांको नामक स्थान पर एक ठाकुर परिवार के घर में हुआ था। दोबारा बोले जाए, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त सन 1871 ईस्वी को जन्माष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल में जोड़ासांको नामक स्थान पर एक ठाकुर परिवार के घर में हुआ था। याद रहेगा। उनका परिवार एक और तो पाश्चात्य और प्राचीन भारतीय संस्कृति के समन्वय का समर्थक था, क्योंकि उनके घर पर पाश्चात्य कलाकारों का आना जाना बना ही रहता था। इस कारण से उनका परिवार एक और तो पाश्चात्य प्राचीन भारतीय संस्कृति के समन्वय का क्या था? समर्थक था, और दूसरी ओर ब्रह्म समाज का प्रवर्तक था। दूसरी ओर क्या था? ब्रह्म समाज का प्रवर्तक था। बचपन से ही अवनींद्रनाथ टैगोर को कला के प्रति रुचि थी। बचपन से ही इनको कला के प्रति रुचि रही थी। और अब चर्चा करते हैं इनकी आरंभिक शिक्षा किसके बारे में?
आरंभिक या प्रारंभिक शिक्षा, आरंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक या आरंभिक शिक्षा कब और कहां से हुई थी? तो देखिए, स्कूल शिक्षा ग्रहण करने के बाद घर पर ही इन्होंने संस्कृत में और इसके अलावा फारसी भाषा में आदि भाषाओं में ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। अर्थात स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपने घर पर ही संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। साथ के साथ में इस संगीत कला की शिक्षा भी इन्होंने अपने घर पर ही प्राप्त की, क्योंकि जो संगीतकार थे वो इनके घर पर आते जाते रहते थे। इनके घर पर संगीत की कक्षाएं होती थी जिसमें ये आराम से ध्यानपूर्वक उसे सीखते, सुनते और गाते बजाते रहते थे। इस कारण से इन्होंने संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की, संस्कृत भाषा की शिक्षा प्राप्त की और फारसी भाषा की शिक्षा भी इन्होंने प्राप्त की। अब चर्चा करते हैं अपन इनके कुछ पारिवारिक संबंधों की। किसकी? पारिवारिक संबंधों की। कि परिवार में जो बड़े लोग थे जिनका नाम था, उनके साथ में इनको जोड़ते हैं अपन। तो देखिए, इनके पिता थे, पिताश्री कौन थे? इनके पिताश्री, पिताजी का नाम था श्री गुणेंद्र नाथ जी ठाकुर। क्या नाम था? गुणेंद्र नाथ जी ठाकुर इनके पिताजी थे। गुणेंद्र नाथ जी ठाकुर कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। इसके अलावा इनके जो दादाजी थे वो गिरीन्द्र नाथ जी थे। क्या नाम थे? दादाजी कौन थे? इनके दादाजी का नाम था गिरीन्द्र नाथ जी। क्या नाम था? गिरीन्द्र नाथ जी इनके दादाजी थे। और इनके जो चाचा थे वो इनके दो चाचा थे। चाचा जी में कौन कौन से थे? एक तो थे ज्योतिन्द्र और एक चाचा और थे जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि लिखी थी और गीतांजलि के ऊपर इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। महात्मा गांधी ने सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? सर की उपाधि दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। किसको दी थी? इन रविंद्रनाथ टैगोर को। और आज तो हर आदमी किसी भी को भी सर बोल देता है। तो देखो, सर बोलना कितना आसान हो गया, और जिसको सर बोल दो वो खुश हो जाता है, आहा मेरे को सर बोल दिया, मजा आ गया। तो उस वक्त सर की उपाधि किसको दी थी? ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर को। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। तो इनके पिताश्री कौन थे? गुणेंद्र नाथ जी ठाकुर, दादाजी गिरीन्द्र नाथ ठाकुर और चाचा जी ज्योतिन्द्र और रविंद्रनाथ ठाकुर। और इनके जो भाई थे वो भाई थे इनके गगनेंद्र नाथ ठाकुर। कौन? गगनेंद्र नाथ ठाकुर। इनसे बड़े थे गगनेंद्र नाथ ठाकुर, क्योंकि इनका जन्म तो 1871 में हुआ था और उनका जन्म 1867 ईस्वी में हो गया था। कितने में? 67 ईस्वी में, यानी 4 साल बड़े थे। कौन? इनके बड़े भाई गगनेंद्र नाथ ठाकुर। परिवार से मिल लिया, चले अब आगे। परिवार वालों से मिलाना जरूरी था, क्योंकि बीच में अगर इनके नाम आते तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बीच में कौन आ गए। ठीक है ना? ये जो सब थे ये साहित्यकार भी थे, संगीतकार भी थे, काव्य भी थे, यानी कवि भी थे। ये कविताएं भी गाते थे, लिखते थे। इसके अलावा चित्रकला भी इनके घर में थी, नाटक कला में भी पारंगत थे, संगीत कला में भी थे। आदि कलाओं में ये सृजनात्मकता थी। और इन्होंने भी ऐसे परिवार के लोगों के साथ रहकर, एक होता है ना सामूहिक परिवार, जिनमें कलाकार लोग रहते हो, साहित्यकार रहते हो, लेखक रहते हो, कवि रहते हो, चित्रकार, नाटककार, संगीतकार, मूर्तिकार। तो ये जितने भी कारकार है ये सब उस परिवार में अगर रहे तो उसमें बताओ कि बच्चा सीखेगा नहीं सीखेगा, या उनसे डरेगा और दूर भगेगा? ऐसा नहीं हो सकता ना।
बचपन से ही बच्चा जो चीज़ देखता है सीखता है वो उसके मन में माइंड में उसे नोटिस करता है। देखो कई बार ऐसे होता है कि पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक। तो उस परिवेश में जब बच्चा होता है उसका मनोविकास भी उस लड़ाई के अनुसार ढल जाता है। अर्थात वो कौन सी प्रवृत्ति का हो जाएगा बच्चा बड़ा होके, उसकी जो साइकोलॉजी है वो भी उस लड़ाई की प्रवृत्ति का ही मतलब उस प्रवृत्ति को वो पसंद करेगा। जब उसकी शादी होगी वो भी अपनी वाइफ से इसी प्रकार से लड़ेगा झगड़ेगा। और यदि कोई परिवार है, जैसे कि आप थोड़ा शहरों की तरफ जाओ, उधर क्या होता है, उधर होता है इज्जत दो और इज्जत लो। इंग्लिश में कहते हैं इसको गिव रेस्पेक्टेड यू विल बी रेस्पेक्टेड। यदि आप इज्जत करेंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। वहाँ शहरों में कैसे कहेंगे, वहाँ जैसे पत्नी खाना बनाने के बाद में पति को आवाज़ देगी तो कैसे देगी, अजी खाना बन गया आ जाइए, या नॉर्मल कहेगी खाना खा लो बन गया खाना, ऐसे। और अपने गांव में पत्नी कहेगी पति से, अरे खा डोले चे रोटी बन गई खा तो खा ले। अब पति भी उसी, अरे खा लूँगा सब, तो कोई मतलब है रख दे बना खा लूँगा सब। तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। और वहाँ के लोग कैसे देंगे, पढ़े लिखे, हाँ ठीक है खा ही लेता हूँ, चलो गरम गरम आपने बनाया तो आपके हाथ से बने हुए खाने का तो क्या अंदाज है, क्या स्वाद है। और वो खाना खाते खाते उसकी बड़ाई कर देगा, प्रशंसा कर देगा, आहा आज तो मैडम बहुत टेस्टी लगा, आज तो चटनी भी अच्छी बनाई है, रायता भी मस्त बनाया। और पत्नी जी हो जाएगी बिल्कुल खुश। दूसरे दिन वो और भी सुंदर बनाएगी कि भाई आज और भी सुंदर बना के दूँ। और अपने गांव में क्या होता है, सब्जी बना दी, पति खाने बैठ गया, क्या बनाइए, नमक भी नहीं है मिर्ची भी नहीं है, बेस्वाद सब्जी। और पति क्या करेगा, उसके ठोकर मार के दूर भगा देगा थाली को, हटा ले जाए इसको, नहीं खा रहा मैं। रोटी को भी कभी कभी ऐसे पति होते हैं जो फेंक देते हैं, ध्यान हो तो नहीं खा रहा मैं, तो भारी स्वाद रोटी सब्जी बनाई, खा ले इसको चर ले। और पति ऐसे कहेगा, पत्नी लो दूसरे दिन उससे भी बेकार बना के देगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है पति पत्नियों में चिमटा फूंकनी धै दमादम, चूल्हे के आसपास में पड़ी हुई लकड़ियाँ वकड़ियाँ धै ठोका भी नहीं, 2 4 5 दिन 10 दिन बोलेंगे नहीं। तो ये क्या सब क्या हुआ, ये सब साइकोलॉजी का प्रभाव है। जिस परिवेश में बच्चा पढ़ेगा लिखेगा बड़ा होएगा वो वैसे ही लक्षण सीखता है। वो कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी लड़े करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख लड़े तो मूर्ख से मूर्ख मिलेगा ना, तो वो एक ही बात करेगा, दे घोंसा दे लात, ये बात है। तो इनके परिवार में साहित्यकार, लेखक, कवि, नाटककार ये सब रहते थे। तो वैसे ही इन्होंने लक्षण सीख लिए, अर्थात ये भी क्या बन गए, चित्रकार बन गए, मूर्तिकार बन गए, नाटककार बन गए, लेखक बन गए, कवि बन गए, संगीतकार बन गए। ये सब कलाएं इनमें विद्यमान थी। अब आगे की चर्चा करते हैं कि सन 1881 ईस्वी से लेकर 1890 ईस्वी तक 1881 से लेकर 1890 तक, सन 1881 से 1890 ईस्वी तक क्या हुआ, इन्होंने संस्कृति कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। कौन सी कॉलेज में, संस्कृति कॉलेज में, संस्कृति कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। अब संस्कृति कॉलेज नाम से पता चल जाता है कि इसमें संस्कृत भाषा में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और भारतीय साहित्य व संस्कृति से उनका शास्त्रीय जो ढंग था उसका पूर्ण रूप से संबंध बना रहा। दोबारा सुनेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर ने सन 1881 से यानी 1881 टू 1890 तक संस्कृति कॉलेज में इन्होंने संस्कृत भाषा में शिक्षा ग्रहण की। और भारतीय साहित्य व संस्कृति से इनका शास्त्रीय ढंग से भी संबंध बना रहा। बचपन से ही ये व्यक्ति चित्रों को बड़ी दक्षता से देखते रहते थे और उन्हें पेन से और स्याही से बनाने की कोशिश करते थे, बार बार ही मिटाते थे, फिर बनाते थे, बनाते मिटाते, इस प्रकार से ये स्केच करना सीख गए थे।
उन्होंने एक इतालवी चित्रकार आया था, इतालवी कलाकार आया। कौन सा? इतालवी कलाकार, इतालवी कलाकार आया था। एक बार कहाँ आया था? इतालवी कलाकार आया था बंगाल में, यानी इनके परिवार में आया था और वहां पर आके कुछ दिन वो रुका था। उस इतालवी कलाकार का नाम था गिल हार्डी। क्या नाम था? गिल हार्डी। उस इतालवी कलाकार का नाम था गिल हार्डी, गिल हार्डी, ये गिल हार्डी लिख लो आप तो। उस कलाकार का नाम था गिल हार्डी, गिलावड़ी मत लिख देना, ध्यान रखना। गिल हार्डी, यहां लिख देता हूं दोबारा, गिल हार्डी। उस इतालवी कलाकार का नाम था गिल हार्डी, जो एक बार इनके परिवार में आया था, कुछ दिन तक वो रहा वहां पर। तो वो पेस्टल रंगों में विशेषज्ञ था। किसमें? पेस्टल रंगों से चित्रकारी करने में विशेषज्ञ था। तो उसने पेस्टल रंगों द्वारा, पेस्टल कौन से? ऑयल पेस्टल कलर। कौन से? ऑयल पेस्टल कलर। एक तो होते हैं ड्राई पेस्टल जो सूखे पाउडर चौक जैसे, और एक तो ऑयल पेस्टल जो मोम कलर के जैसे चलते हैं, जिन्हें चलाने के बाद में उंगली से या अंगूठे से उन्हें मिक्स किया जाता है। तो इन्होंने इतालवी कलाकार गिल हार्डी से पेस्टल रंगों द्वारा तेल रंग का प्रभाव सीखा था। गिल हार्डी से पेस्टल रंगों द्वारा तेल चित्रण का प्रभाव सीखा। क्या सीखा? पेस्टल रंगों द्वारा तेल चित्रण का प्रभाव इन्होंने उनसे सीख लिया था। तथा ब्रिटिश कलाकार, एक ब्रिटिश कलाकार आया। ये तो था इतालवी कलाकार कौन? गिल हार्डी। और एक ब्रिटिश कलाकार भी आया था। कौन सा? ब्रिटिश कलाकार। और इस ब्रिटिश कलाकार का नाम क्या था? इस ब्रिटिश कलाकार का नाम था श्री पामर। क्या नाम था? श्री पामर। क्या नाम था? श्री पामर। एक ब्रिटिश कलाकार आया इनके परिवार में जिसका नाम था श्री पामर। इस श्री पामर से इन्होंने रेखा चित्र बनाना सीखा। कौन सा? रेखा चित्र बनाना सीखा और विधिवत प्रशिक्षण लिया था। इन्होंने इनसे विधिवत प्रशिक्षण लिया और इसके अलावा इन्होंने यूरोपीय शैली में चित्र बनाना भी इनसे सीखा। इस पामर से इन्होंने रेखा चित्र बनाना सीखा। रेखा चित्र। कौन सा? रेखा चित्र। और विधिवत कला का ज्ञान प्राप्त किया। विधिवत कला का ज्ञान प्राप्त किया और इसके अलावा यूरोपीय शैली में इन्होंने चित्र बनाना सीखा। कौन सी शैली में? यूरोपीय शैली में। यूरोपीय शैली में चित्र बनाना सीखा। चित्र बनाना सीखा। यूरोपीय शैली में चित्र बनाना सीखा। दोबारा से सुनेंगे पूरी लाइन को कि इन्होंने इतालवी चित्रकार, इतालवी कलाकार जिसका नाम था गिल हार्डी, इस गिल हार्डी से पेस्टल रंगों द्वारा तेल चित्रण का जो प्रभाव होता है उसको सीखा था। और इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश एक कलाकार इनके राज परिवार में आया और उन्होंने, उसका नाम था क्या? श्री पामर। और इस श्री पामर से इन्होंने रेखा चित्र सीखा और विधिवत कला का ज्ञान प्राप्त किया और यूरोपीय शैली के चित्रों को बनाना सीखा। यूरोपीय शैली जो पद्धति थी, कौन सी? यूरोपीय स्टाइल। उस यूरोपीय स्टाइल में चित्र किस प्रकार से बनाते थे, उस स्टाइल को इन्होंने किससे सीखा? श्री पामर से। तो अब याद रखेंगे इनके दो गुरु हो गए। कौन कौन से? एक तो इतालवी कलाकार जिसका नाम था गिल हार्डी। गिल हार्डी से इन्होंने पेस्टल रंगों का पेस्टल रंगों द्वारा तेल रंगों का जो प्रभाव होता है उसका कार्य सीखा। इसके अलावा श्री पामर आया था, एक ब्रिटिश कलाकार। श्री पामर से इन्होंने रेखा चित्र सीखा, विधिवत कला का प्रयोग करना सीखा और उसके अलावा यूरोपीय शैली की स्टाइल थी कौन सी, उसे इन्होंने श्री पामर से सीखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आएगा कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने तेल रंगों का प्रभाव किससे सीखा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा इतालवी कलाकार गिल हार्डी से। या क्वेश्चन ये आएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने
रेखा चित्र बनाना किससे सीखा था? आपका उत्तर आ जाएगा श्री पामर से, जो ब्रिटिश चित्रकार था। उनसे इन्होंने रेखा चित्र बनाना सीखा, विधिवत कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसके अलावा यूरोपीय शैली में चित्र बनाना इनसे सीखा था। इसके अलावा अवनींद्रनाथ टैगोर ने चंडीदास एवं विद्यापति की वैष्णव पदावली पर अध्ययन किया। किसके ऊपर? चंडीदास एवं विद्यापति की वैष्णव पदावली पर अध्ययन किया। इन्होंने चंडीदास एवं विद्यापति वैष्णव पदावली पर, चंडीदास एवं विद्यापति एक तो चंडीदास और एक विद्यापति की वैष्णव पदावली पर अध्ययन किया और इन पर आधारित चित्रों का निर्माण भी किया था। दोबारा सुनेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने चंडीदास और विद्यापति की वैष्णव पदावली पर अध्ययन कर इन पर क्या किया? इन पर आधारित चित्रों का निर्माण किया। इसके अलावा शुक्ला विसारे नामक चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने पूर्णतया भारतीय शैली में प्रथम चित्र बनाया था। कौन सा? शुक्ला विसारे। शुक्ला विसारे नामक जो चित्र था वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय शैली में प्रथम चित्र बनाया था। क्वेश्चन ये आ जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर का भारतीय शैली में प्रथम चित्र कौन सा था? तो उत्तर हो जाएगा शुक्ला विसारे। दोबारा सुनेंगे। शुक्ला विसारे नामक चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर ने पूर्णतया भारतीय शैली में निर्मित प्रथम चित्र बनाया था। भारतीय शैली में निर्मित प्रथम चित्र बनाया था। यानी कि इस चित्र को बनाने में अवनींद्रनाथ टैगोर ने पूरी तरीके से भारतीय शैली का और भारतीय स्टाइल का उपयोग किया था इस चित्र में। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इनकी कला शिक्षा के बारे में। इनकी कला शिक्षा कहाँ पर और कौन सी कला महाविद्यालय में हुई थी? कला शिक्षा देखिए, कला शिक्षा में अपन चर्चा करेंगे कि कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में अवनींद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा प्राप्त की थी। कहां पर? कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की थी। और इनके यहाँ पर गुरु कौन थे? इनके गुरु थे सिनोर्डी लार्डी। सिनोर्डी लार्डी ये इनके गुरु थे। कौन थे? गुरु थे। कहां पर? इस कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में। जो पहले गुरु बताए थे मैंने, कौन सा? गिल हार्डी, वो तो इतालवी कलाकार था, तो वहां से आया था। इसके अलावा एक और था जिनसे इन्होंने रेखा चित्र सीखा था, वो कहां से आए थे? वो ब्रिटिश कलाकार थे। इसलिए वो तो गुरु थे ही, लेकिन एक अपने देश का जो गुरु होता है, जहाँ से अपने शिक्षा ग्रहण की लंबे समय तक, तो वो गुरु थे इनके कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के। इन्होंने कला शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में उस वक्त इनके गुरु कौन थे? सिनोर्डी लार्डी। क्वेश्चन ये आ जाएगा, इनके
जो कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में इनके प्रथम गुरु कौन थे? इनके गुरु तो शिनोर्डी लार्डी। तो यहीं पर उनकी मुलाकात बंगाल स्कूल के जो प्राचार्य थे ईवी हेवल, उस वक्त इन्होंने यहाँ पर प्रवेश लिया था। उस वक्त यहाँ पर प्राचार्य कौन थे? प्राचार्य थे ईवी हेवल। कौन थे? ईवी हेवल। इस ईवी हेवल का पूरा नाम था, ईवी हेवल का पूरा नाम इर्नेस्ट विनफील्ड हेवल। इनका पूरा नाम क्या था? इर्नेस्ट विनफील्ड हेवल इनका। और ये 1896 ईस्वी में इस कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में प्राचार्य के पद पर आए थे। उससे पूर्व ये 1884 ईस्वी में कहाँ पढ़ते थे? ये थे मद्रास या चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट में प्राचार्य थे। कौन? ईवी हेवल। लेकिन इनकी बदली हो गई थी कब? 1896 में। और ये कहाँ पर आ गए थे? कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में प्राचार्य के पद पर आकर कार्य करने लगे थे। इनका नाम ईवी हेवल था, पूरा नाम इर्नेस्ट विनफील्ड हेवल था। तो ये उस वक्त प्राचार्य थे। और आचार्य कौन थे? शिनोर्डी लार्डी। और शिष्य कौन थे? शिष्य थे अवनींद्रनाथ टैगोर, ये शिष्य थे। तो उनसे इनकी मुलाकात हुई। और 1901 और 1902 ईस्वी में अवनी ने जापानी कलाकार आए थे एक बार, उनसे, जिनका नाम था योकोहामा। 1901 और 1902 की बात है। कहाँ के कलाकार थे? जापानी कलाकार थे। और जापानी कलाकार का नाम था योकोहामा। क्या नाम था? योकोहामा। और योकोहामा ताइकान, ये पूरा नाम है इनका, योकोहामा ताइकान। और एक और कलाकार आया था जिसका नाम था इसंदा। क्या नाम था? इसंदा। ये दो कलाकार आए थे। दोबारा सुनेंगे। 1901 और 1902 में जापानी कलाकार आए थे। कहां पर? इस कोलकाता आर्ट स्कूल में, जिसका नाम था योकोहामा ताइकान और दूसरा था इसंदा। ये दोनों कलाकार आए और इन कलाकारों ने अपनी कार्यशैली का वहां पर प्रदर्शन किया। अर्थात वहां पर इन्होंने जापानी कला को प्रदर्शित किया, यानी कि वोस पद्धति को। और इन वोस पद्धति कलाकारों से अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या सीखी? वोस पेंटिंग सीखी। वोस पद्धति, कौन सी? वोस पद्धति सीखी। इसने अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो भारत में सबसे पहले वोस पद्धति कहाँ की देन है? बंगाल स्कूल की है, बंगाल शैली की है। ये किससे सीखी थी? ये जापानी कलाकार योकोहामा ताइकान से और इसंदा से। कब सीखी थी? 1901 और 1902 ईस्वी में। उसके बाद में अवनींद्रनाथ टैगोर इसी संस्थान में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे थे और इनके अनेक शिष्य आ गए थे। उन शिष्यों से भी इन्होंने वोस पद्धति में कार्य किया। लास्ट में आगे चलकर ये वोस पद्धति भारत के सभी क्षेत्रों में फैल गई थी। तो ये वोस पद्धति वैसे तो कहाँ की देन होगी? जापान की देन हो गई, लेकिन भारत में अगर इसे माना जाए तो ये बंगाल स्कूल की देन है। ये दोनों कलाकार ठाकुर परिवार के अतिथि के रूप में कोलकाता में आए थे। किसके रूप में? ठाकुर परिवार था, अवनींद्रनाथ टैगोर का जो परिवार था उसमें एक अतिथि के रूप में आए थे। और ये अवनींद्रनाथ टैगोर इनको कहाँ ले गए? कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट दिखाने के लिए ले गए थे। और वहां जाकर इन्होंने देखा तो इनका मन लग गया था। इन्होंने भी सोचा कि क्यों नहीं अपनी कला को यहाँ पर प्रदर्शित किया जाए और यहाँ के जो विद्यार्थी है उनको सिखाया जाए। तो वोस पद्धति जापान से चलकर कहाँ पर आई? भारत के बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, बंगाल परिवार के अंदर। वहां से अवनींद्रनाथ टैगोर ने वोस पद्धति में कार्य किया। वोस पद्धति क्या है? किसी भी पेपर के ऊपर स्केच करके उसे पानी में भिगोकर सुखा लिया जाता था, फिर उसको वापिस से उसी के ऊपर डार्क रंग से फिर अंकन करके फिर वापिस से सुखाते थे। इस प्रकार से अंकन किया, फिर सुखाया, फिर अंकन किया, गीला किया, फिर सुखाया। इस प्रकार से वो चित्र उस पर फिक्स हो जाता था। ये थी वोस पद्धति। क्या थी? वोस पद्धति।
और आगे के लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्यों के बारे में, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख विषयों के बारे में, इनके प्रमुख चित्रों के बारे में, और इसके अलावा चर्चा करेंगे इनकी प्रमुख कला प्रदर्शनी और इनके प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार एवं आदि के बारे में अपन चर्चा करेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय हो।